हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री अध्याय 11 लेक्चर 11 होगा। और ये उन सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण वीडियो होगा, जैसे कि सीटेट, यूपीटेट, यूपीएससी, यूपीपीएससी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनते हैं। जो हमने चीज़ें काफ़ी दिनों पहले छोड़ चुके हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस एग्जामिनर बनाता है। तो जैसा देख सकते हैं आप, लौह स्तंभ के बारे में और धातु विज्ञान, जैसा कि यह 11वें अध्याय में प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे की धातुकर्म, धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया। अब देखिए, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांसा किससे बनता है। यानी कांसा बनाने में किन दो चीज़ों को प्रयोग किया जाता है? तांबा और टिन, इससे कांसा बनाया जाता है। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे। अब कांस्य युग से जुड़े थे अर्थात यानी कांस्य युग कब माना जाता है? जिनमें दो चीज़ों का प्रयोग हुआ, किसका? तांबा का और टीन का। इन दो चीज़ों को मिला के ही आपका कांस्य तैयार होता है, यानी कांसा तैयार होता है। ऐसे ही चीज़ें निकल के आते हैं। कितना नॉर्मल क्वेश्चन है, मगर एग्जाम हॉल में यदि पूछ लिया जाए कि टीन किन दो यानी कांसा किन दो चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, कांसा किन दो चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, ऑप्शन दे दिया जाए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जिसमें लिख दिया जाए तांबा टीन, यानी तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस टीन धर दिया जाए। एक सेकंड, थोड़ा सा नीचे करके दिखा देता हूँ। यानी पॉइंट में दे दिया जाए तांबा प्लस टीन, और यहाँ पे दे दिया जाए टीन प्लस लोहा यानी आयरन, प्लस यहाँ पे दे दिया जाए, तीसरे में दे दिया जाए टिन प्लस जिंक, ये जिंक प्लस आयरन। अब बताइए, क्वेश्चन टफ हो गया या नहीं हो गया? तो इसी तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। तो आपने यदि पढ़ा है तांबा प्लस टिन मिला के ही कांस्य तैयार किया जाता है, तभी आप चीज़ों को एलिमिनेट कर पाएंगे और क्वेश्चन को सही टिक कर पाएंगे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा कोयला और डलवा। अब लोहे के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि लोहा कितने प्रकार के होते हैं, सबसे अच्छा लोहा कौन सा माना जाता है, तो हमें खोटा लोहा, पिटवा है, ढलवा लोहा। जैसे आपको कोयले के बारे में भी देखने को मिलेगा, आगे ही वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे हम महरौली, जो कि दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ है, और ये 7.2 मीटर है इसकी लंबाई। आपको पता होना चाहिए। ये देख सकते हैं, जो भी व्यक्ति इस लौह स्तंभ को पहले, वो लोग पीछे से हाथ बांध के इस गुफा यानी इस पिलर को पकड़ लेता था उल्टा, तो उसकी विशेष पूरी होती है, ऐसा जो कि कहते हैं। अब क्या सही है, क्योंकि इसका वजन 3 टन से भी ज़्यादा है और इसका निर्माण हुआ था 1500 साल पहले। इसके बनने के समय की जानकारी यहाँ पे इस पर जो अभिलेख खुदा हुआ है उससे ही मिलती है। चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है इस पर। यह क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह यूपीएससी यूपीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि चंद्र नाम यानी कि जो कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा महरौली स्तंभ में खुदे अभिलेख में किस राजा का या किस शासक का नाम का जिक्र है? ऑप्शन में दे देगा चंद्र, बुध, या दे देगा शनि या सूर्य। तो आपको पता ही नहीं होगा, सभी सूर्य लगा के आएंगे या सभी शनि लगा के आएंगे या चंद्र भी कुछ तुक्के से सही कर लेंगे, मगर जिसने पढ़ा हुआ उसने एज इट इज़ करेक्ट आंसर करके आएंगे, जो कि संभवतः गुप्त वंश के थे। और चाणक्य किस वंश के थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चाणक्य जन्म से वैश्य थे और जिनका बचपन का नाम कौटिल्य था। विष्णुगुप्त उनका नाम था। अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखा हुआ है, उनकी बुक्स है। गर्भ से ब्राह्मण थे। तो इनके बारे में इतनी चीज़ें पता चलती हैं। तो सिंगरौली के जो पिलर है कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा हुआ है, इसकी लंबाई 7.2 मीटर है। 1500 वर्ष पहले इसका निर्माण कराया गया, ऐसा संभावित तिथि मानी गई है। और इस पे चंद्र जो एक शासक थे जिनका जिक्र है। ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में यहाँ पे है। शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। अब स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है। स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल लंबे, कभी बड़े और छोटे भी होते हैं। उन सब में एक समानता होती है। क्या होती है? सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे कि दांत हो गया,
हड्डी राख हो गई, इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर सिक्के रखे रहते हैं, इसे धातु मंजूषा कहते हैं। अब क्वेश्चन बन सकता है कि धातु मंजूषा किसे कहते हैं? तो इस पूत में रखे हुए बुद्ध के कुछ अवशेष यहाँ पे देख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है कि धातु मंजूषा से किस चीज़ का जिक्र है? ऑप्शन दे देगा पहला, यानी बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जिसमें दांत हो गया, हड्डी राख हो गया। इस तरह से आपको चीज़ें डील करनी, तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन धातु मंजूषा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था और बाद के काल में उस गुम्बदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे दक्षिणापथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेशद्वार होते थे। रेलिंग तथा तोरण पर मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अब मानचित्र जैसा कि है 105 पेज पे, ये देख सकते हैं, यही है वो, यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पे कई बार ईंटों को काट कर, यानी कि जो मानचित्र है वहाँ अमरावती ढूंढो, यहाँ पे कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों की भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु शिव दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल पहले तक चला। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने के समय हुआ, जबकि रेलिंग और प्रवेशद्वार बाद के शासकों के द्वारा किया गया है। इस काल में कुछ आरंभिक मंदिरों का भी निर्माण हुआ। अब जैसा कि आपने अभी पढ़ा, विष्णु शिव दुर्गा की पूजा करते थे। यहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं, गर्भगृह काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के भीतरगांव के आरंभिक मंदिर यहाँ पर लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट पत्थरों से बनाया गया था। भीतरगांव का मंदिर कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब दाईं तरफ महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर, जिनमें से प्रत्येक मंदिर का एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इसे एकाश्म यानी कि मोनोलिथ कहते हैं, यानी एक ही पत्थर से बनाया गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से अब बिल्कुल भिन्न होते थे। मोनोलिथ टेम्पल जो होते हैं, ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक तरह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं, क्योंकि ऊपर से लाते थे काटते और नीचे तक काट देते थे। एहोल का दुर्गा मंदिर, अब एहोल कहाँ है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ऐसा मैंने इमेज में भी और जैसा कि आपने मैप में पढ़ा है, मैंने आपको बताया एहोल यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया है, जो कि एक पहाड़ को काट के बनाया गया हुआ है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आते थे काटते हुए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भीतरगांव जैसे मंदिर के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। कोई भी मंदिर हो जिसके ऊपर निर्माण किया जाता था वो शिखर कहते हैं उसे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। कहाँ पर? मंडप में। महाबलीपुरम और एहोल को ढूंढो, इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए, जैसे कि आपने देखा स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। बहुत बड़े आपने देखे, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर। स्तूप और मंदिरों को बनाने के लिए प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट काट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों को चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। जैसा कि आपने देखा, उड़ीसा का जैन मठ, एक पहाड़ी को खोद कर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया। कमरों को, प्रवेशद्वारों को ध्यान में रखा गया। इनमें जैन भिक्षु रहते थे। अब यहाँ नीचे जो दिया गया राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र भी है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये मूर्ति है। अब आप ये किस प्रकार की मूर्ति है? अब के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिर में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले सिद्ध श्रमिकों
संघ ने सांची के अलंकृत प्रवेशद्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। अब इसकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार इत्यादि, खंभों, रेलिंगों और दीवारों। अब यहाँ पे चित्रकला के बारे में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि मानचित्र 7 में अजंता को अब पहचान गए होंगे। यह वह जगह है जहाँ पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया, जहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। अजंता के चित्र, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सभी चित्र अजंता की गुफाओं के हैं, ये सभी चित्र। और आज भी जैसे 1500 साल पहले चमकदार थे, आज वैसे ही चमकदार चमक रहे हैं। पुस्तकों की दुनिया के बारे में हम यहाँ आज पढ़ेंगे। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई है, जैसा कि रचना में स्त्री पुरुषों की वीरगाथाएं यानी देवताओं से जुड़ी कथाएं भी हैं। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पद्दिकामरम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब एग्जामिनर काफ़ी टफ क्वेश्चन बनाएगा तब पहले आपको याद होना चाहिए इलांगो नामक कवि, इनका नाम याद होना चाहिए। और एक फिर महाकाव्य है जो कि तमिल महाकाव्य। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिल्पदिकारम महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है, तमिल, मलयालम, उर्दू, हिंदी। तो शिल्पदिकारम तमिल भाषा का महाकाव्य है जो कि इलांगो नामक कवि के द्वारा लिखा गया 1800 वर्ष पहले। यानी कि इनमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। कोवलन वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा ने दरबारी जौहरी के कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, वह अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई, उससे मदुरै शहर का विनाश कर डाला। एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेघ खलई। इसको 1400 वर्ष पूर्व लिखा गया, किसके द्वारा? सत्यनार के द्वारा। ये दो तमिल महाकाव्य आपको याद होने चाहिए, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इनमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचना कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली, अर्थात 100 वर्ष पहले। अन्य लेखक जैसे कालिदास, आपको मैंने अभी पढ़ाया पिछले अध्याय में, अध्याय 10 में। मेघदूत का एक श्लोक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक वीरी प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इनमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। उत्तर की ओर यानी कि दक्षिण से। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? पुरानी कहानियों का संकलन या संरक्षण, हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियां जो बहुत पहले ही प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई हैं। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में शिव, विष्णु, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इनके अतिरिक्त इन्हें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिसे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र इन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, जिसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। महाभारत में ही भगवद गीता भी है, जिसके बारे में आपने अध्याय 9 में पढ़ा। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राजजाग, जो राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका में राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। अब यहाँ पे जो 16 महाजनपद के बारे में बात हो रही है, जिसमें एक राजधानी थी कौशल, जिसकी राजधानी अयोध्या थी।
महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। अब यहाँ पे वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई महाकाव्य लिखा गया महाकाव्य कौन है? संस्कृत रामायण है। और रामचरितमानस के महर्षि तुलसीदास। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, जैसे कि आम लोग की कहानियाँ कहते थे, कविता और गीतों की रचना करते थे, गाते थे, नाचते थे, नाटकों में खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर ली गया है। जातक कथा तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी जातक कथाएं। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है, आप देख सकते हैं, बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे 80,000 अन्य के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इन्हें स्वादिष्ट आम धरातल नहीं उगते थे। इन्हें एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। कहाँ का? वाराणसी का। उसे वह आम मिला। उसे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों को देखभाल करने वाले से पूछा, क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं? वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहाँ पहुंचकर राजा और उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांध कर नदी पर पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर दिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप में मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। इस समय गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितने की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की इसके बारे में और पता लगाए। जैसा कि आपको पता है, शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नई चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, तभी यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। इसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। अब आयुर्वेद है चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक 2वीं शताब्दी ईस्वी में और सुश्रुत 4वीं शताब्दी ईस्वी में। चरक द्वारा चरक संहिता लिखी गई, जो कि औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है। जैसे कि आपने यदि लेखपाल की परीक्षा दी हो, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन बना है, और पीटी की परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो सुश्रुत यानी ये क्वेश्चन बना था कि शल्य चिकित्सा के आविष्कारक या जननी यानी जनक कौन है? तो सुश्रुत है, ये आपको याद होना चाहिए। और औषध शास्त्र के यदि मानी जाए तो चरक है। कागज आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, जो कि अन्यत्र में हम पढ़ रहे हैं। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले कई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। लून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधे के रेशों, कपड़ों, रस्सियों जैसे पेड़ की छाल में पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस पर लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा, तब सूखा कर उस कागज़ बनाया। आज भी हाथ में कागज़ बनाने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। यानी कागज़ बनाने की कला सबसे पहले कहाँ पे? चीन में सबसे पहले कागज़ बनाया गया था 1900 वर्ष पहले। तो आज हमने उपयोगी शब्द कौन कौन से पढ़े? स्तूप पढ़ा, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान पढ़े।
इनके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बागदाद में पहुंची, फिर बागदाद से यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैल गई। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बागदाद से ही आई है, यानी कि अर्थात भारत में। तो भारत में कहाँ से आई? इराक। प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ किस चीज़ पर तैयार की जाती थी? एक पत्र था, आप मुझे बताएं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ें मिलाने वाली हैं। जैसे कि आपको पता है मंडप, तो मंडप मंदिर में मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह मंडप होती थी। गर्भगृह, स्तूप क्या होता था? स्तूप होता था टीला। शिखर क्या होता था? देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह। गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण, ये क्या कहलाता था? शिखर। और गर्भगृह देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह गर्भगृह कहलाती है। दक्षिणापथ, स्तूप के चारों तरफ का वृत्ताकार पथ दक्षिणापथ कहलाता है। ये सम्मिलित करने के लिए है, इसी तरह से क्वेश्चन बनते भी हैं। आप मुझे यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो आपकी चीज़ें और भी क्लियर होंगी। स्तूप का निर्माण 1300 साल पहले हुआ, अमरावती में 200 साल पहले, 2000 वर्ष पहले। कालिदास 1600 साल पहले थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना जैसे नामक एक काव्य की रचना की, और लेखक हैं एक तरह से कह सकते हैं। लौह स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट 1500 साल पहले आए, जिन्होंने शून्य की खोज की। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। तो इतनी चीज़ें आज हमने पढ़ी। एक बड़े गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे। देवी देवताओं की कहानियाँ किस में मिलती हैं? पुराणों में, जैसे कि आपने पढ़ा भी। संस्कृत रामायण के लेखक किसको माना जाता है? वाल्मीकि को। 2 तमिल महाकाव्य मैंने आपको बताया, इसे फिल इन द ब्लैंक्स करके आप मुझे एज इट इज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई। कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हिस्ट्री का क्लास 6 का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया गया है। आपने अभी नहीं देखा है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 6 NCERT, आप उसे पूरी देख लें। आशा करता हूँ 3 घंटे में पूरी, हो सकता है 2 घंटे में, स्पीड में देखेंगे 2 घंटे में पूरी क्लास 6 की NCERT कवर हो जाएगी। तो इसी तरह सभी NCERT आप कवर करते हुए चलेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं, संविधान, SST, पर्यावरण, तो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। सजेशन के लिए कमेंट अवश्य करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, नहीं जुड़े हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।